Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 18th of April 2020. 18 अप्रैल 2020 के न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, वन थिंग आई वुड लाइक टू से अबाउट आर्ट एंड कल्चर पीडीएफ. जो आर्ट एंड कल्चर का हमने पीडीएफ रिलीज़ किया है, इट्स अ कंप्लीट मटेरियल. एक तरीके से कंप्लीट मटेरियल है. न केवल इसमें स्टैटिक पार्ट कवर्ड है बल्कि करंट अफेयर्स भी कवर्ड है. पूरा जितना एनसीईआरटी वाला पोर्शन हमने पढ़ाया था उसके भी नोट्स इसमें कवर्ड हैं. तो ये जो पीडीएफ रहेगी, इट्स वन ऑफ द, मतलब कहना चाहिए, इट्स वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स दैट वी हैव डन. सो यू शुड, इट्स हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड. अभी तक मैंने अभी कोई भी बुक आपको ऐसे रिकमेंड नहीं किया, बट दिस बुक इज़ हाईली रिकमेंडेड. सो इफ़ यू हैवंट गॉट दैट पीडीएफ, यू कैन गेट दैट. इट विल हेल्प यू अलॉट इन द एग्जामिनेशन. ओके, काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करेगी ये किताब. सो दैट इज़ फ्रॉम माय साइड. अगर आपको, मतलब आप ज़रूर इसके बारे में देखिए एक बार. एंड अगर आपको लगता है कि ज़रा से भी आपका आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन वीक है, आइदर फ्रॉम करंट और फ्रॉम स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको ज़रूर आप ले सकते हैं. डांसेज, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट. डांसेज कवर्ड है, टेम्पल आर्किटेक्चर कवर्ड है, फोक कवर्ड है, एवरीथिंग इज कवर्ड. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. अगर आपको लगता है कि आपको और अच्छा ज़्यादा सैम्पल और कंटेंट देखना है, तो आप एक बार, मैं उसको वीडियो और बनाने की कोशिश करूँगा. बट यू कैन ट्रस्ट द वर्ड्स हेयर एंड यू कैन, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर यू पीपल. सो यू कैन गेट दैट फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो. नीचे लिंक दी है डिस्क्रिप्शन कमेंट में, आप वहां से इसको ले सकते हैं. कोई भी प्रीलिम्स 365 की पीडीएफ आप नीचे कमेंट में जो लिंक दी है उससे ले सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. आज के क्वेश्चंस देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कैन हियर केसेस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स. इनमें से कौन से एक्ट्स के रिलेटेड जो केसेस हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सुन सकता है? फर्स्ट इज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974. सेकंड इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. थर्ड इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002. फोर्थ इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. तो सेलेक्ट करना है करेक्ट कोड 1 2 3 2 3 4 1 2 4 या 1 2 3 4. कई बार मैंने पढ़ाया है और मैंने हर बार स्पेसिफिकली आपको बोला है कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा. दो एक्ट्स हैं जिनके केसेस को नहीं सुनता. दो इंपॉर्टेंट एक्ट्स ऐसे हैं जिनके केसेस को एनजीटी नहीं सुनता है. पहला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 वाला जो केस है, एक्ट है. दूसरा है आपका फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927. तो ये 7-2 और उसका उल्टा 2-7, ये आपको मैंने कहा था, याद रखना. इन दोनों के केसेस को नहीं सुनता है. तो अगर अपन इस क्वेश्चन को देखें तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन, मतलब जो 1972 वाला है, वो उसको नहीं सुनेगा. तो इसमें फोर्थ जहां पर है वो सारे ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे. तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा आपका 1 2 3. आंसर विल बी ए 1 2 एंड 3. दैट इज द करेक्ट आंसर. अब सारे केस एक्ट्स बता दो जिनके सुनता है. तो वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974 का हो गया. देन आपका फॉरेस्ट एक्ट 1980 का केसेस सुनता है, पर 27 वाले का नहीं सुनता. देन सेस एक्ट है वाटर का 1977 का. एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट है 1981 का. इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का. और पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है 1991 का. इसके केसेस को भी ये सुनता है. तो दिस वाज द आंसर एंड दीज आर द explanatory points for this question. अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय. इकोलॉजिकल सक्सेशन में इनमें क्या कौन सी चीजें होती हैं? फर्स्ट, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी. सेकेंड, डिक्रीज्ड नीश डेवलपमेंट. थर्ड, इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब्स. जब भी इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा उनमें से क्या क्या चीज़ें होंगी? इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? डिक्रीज्ड नीश डेवलपमेंट, जो नीश है उसका डेवलपमेंट कम होगा. थर्ड, इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब्स. ऑप्शंस है 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या 1 2 and 3. एक एक करके हम देखते हैं. इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, तो बिल्कुल इकोलॉजिकल सक्सेशन जब भी होता है तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और उसमें नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ते हैं. जब नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ेंगे अलग अलग तरीके से, तो फूड वेब की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी. बिल्कुल सही बात है. थर्ड भी सही है, लेकिन ऐसे लिखा है डिक्रीज्ड नीश डेवलपमेंट. जैसे जैसे स्पीशीज बढ़ेंगी तो नीश का डेवलपमेंट तो और ज्यादा होगा. तो सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा. 1 and 3 सही है. बी विल बी द आंसर, 1 and 3. थर्ड क्वेश्चन है, अ लार्ज ट्री, एक बड़ा सा पेड़ है, इट शेड्स अ स्मॉल प्लांट. एक स्मॉल प्लांट को शेड करके रखा है. उससे हो क्या रहा है? इट इज रिटार्डिंग द ग्रोथ ऑफ द स्मॉल प्लांट. तो इससे जो स्मॉल प्लांट है उसकी ग्रोथ रिटार्ड कर रही है. द स्मॉल प्लांट हैज नो इफेक्ट ऑन द लार्जर ट्री. लेकिन जो स्मॉल प्लांट है उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है लार्जर ट्री पे. तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये किस बायोटिक इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है? कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, कॉम्पिटिशन या न्यूट्रलिज्म? तो आपको बता रहे हैं कि किसका एग्जाम्पल है. तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो सिंपल सा फॉर्मूला है इसको पता करने का. जैसे देखो क्या होता है, ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है -0 का. मतलब -0 का मतलब एक के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, एक के ऊपर 0 इंपैक्ट पड़ रहा है. एक के ऊपर निगेटिव और एक के ऊपर 0 इंपैक्ट पड़ रहा है. तो ये जो कहलाता है, माइनस और 0 वाला, ये कहलाता है अमेंसलिज्म. ओके, अमेंसलिज्म कहलाता है कि जब एक पे निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा हो और दूसरे पे कोई इंपैक्ट ना पड़ रहा हो, तो वो अमेंसलिज्म का एग्जाम्पल होता है. ठीक है ना.
एंड कंपटीशन में क्या होता है, जब कंपटीशन होता है तो माइनस माइनस होता है, दोनों को ही निगेटिव होता है, ठीक है ना, दोनों को ही निगेटिव होता है। एक होता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों ही प्लस प्लस में रहते हैं, एक दूसरे को प्लस करते हैं तो दोनों प्लस में रहते हैं। कमेंसलिज्म में प्लस और जीरो होता है, प्लस और जीरो मतलब एक को पॉजिटिव इंपैक्ट मिलता है, दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना, तो प्लस और जीरो होता है। अब आपसे मेरे क्वेश्चन जो है आपके लिए वो ये है कि आप इन सबके एग्जाम्पल लिख के दीजिए। एनसीईआरटी में बकायदा सबके एग्जाम्पल लिखे हैं, है ना, सबके एग्जाम्पल, स्टिंग भी है, वो किसका एग्जाम्पल है, ये सारे आपके लिए क्वेश्चन रहेंगे कि आप मेरे को सारे एग्जाम्पल्स बताइए कौन किसका है। जो आपका फिग प्लांट होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, वास्प किसका एग्जाम्पल होता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप दीजिएगा। मैंने आपको प्लस माइनस के थ्रू बताया, एक बार फिर रिपीट करता हूं, जब माइनस जीरो होगा, जैसे ये क्वेश्चन था कि एक जो स्मॉल प्लांट है उसके ऊपर निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था, बड़े प्लांट के ऊपर जीरो, कोई इंपैक्ट नहीं था, तो ये एग्जाम्पल होता है अमेंसलिज्म का। अगर प्लस प्लस है इसका मतलब ये म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, मतलब दोनों के दोनों बेनिफिट हो रहा है। अगर माइनस माइनस है तो वो कंपटीशन का एग्जांपल है, और अगर प्लस जीरो है यानी कि एक को पॉजिटिव एक को कोई इंपैक्ट नहीं तो वो कमेंसलिज्म का एग्जांपल है। तो ये चार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बायोटिक रिलेशनशिप्स हैं और ये आपको बताना है, ठीक है ना। और एक और होता है, सॉरी एक इसमें और होता है पैरासिटिक। जब पैरासिटिक होगा तो क्या होता है, पैरासिटिक में देखो पैरासाइट जिस पे जाता है वाला वायरस जिस पे जाएगा तो उसमें क्या होता है, उसको तो प्लस हो जाएगा क्योंकि वो लाइव हो जाएगा, और वो निगेटिव हो जाएगा, जिसके ऊपर होस्ट पे बैठेगा तो प्लस माइनस हो जाएगा तो वो पैरासिटिक हो जाता है, ठीक है ना, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, आई होप यू गॉट इट, एंड इसको याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर एग्जाम्पल पूछेगा। एग्जाम्पल सारे एनसीईआरटी में दिए हैं, 12th क्लास के एनसीईआरटी जिसमें 4-5 चैप्टर आपको पढ़ने के लॉजी वाले, उसमें बायोटिक इंटरेक्शन में आप पढ़ सकते हैं, सिर्फ 5 दिए हुए हैं ना, तो आप मेरे को उसको एग्जाम्पल लिख के बताइएगा। सो दिस वॉज फ्रॉम द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। आगे मूव करते हैं, हम देखते हैं कि क्या है मैप ऑफ द डे। तो आज जो मैप ऑफ द डे मैं आपको बताऊंगा वो है माउंटेन रेंजेस इन इंडिया। माउंटेन रेंजेस ऊपर से नीचे तक जो इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें बनी तो बहुत सारी हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगी जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे ऊपर टॉप से शुरू करते हैं, जम्मू कश्मीर जो टॉप मोस्ट पोर्शन है काराकोरम से स्टार्ट करेंगे। जो काराकोरम रेंजेस है सबसे ऊपर को ये ट्रांस हिमालयाज भी कहलाता है, दिस इज नोन एज ट्रांस हिमालयाज, इसको ट्रांस हिमालयाज भी कहा जाता है। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा लद्दाख रेंज दिख रहा होगा, है ना, कई बार ऐसा पूछ सकता है कि इसको नॉर्थ साउथ रेंज करो, जैसे काराकोरम, लद्दाख, झस्कर, पीर पंजल ऐसे दे दिया उन्होंने कि इनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करो। जो क्वेश्चन आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो काराकोरम देखो सबसे ऊपर है, उसके नीचे आपको यहाँ पे लद्दाख रेंजेस दिख रही हैं, देन झस्कर रेंज दिख रही है, फिर ये ग्रेट हिमालयाज आ जाता है, बीच में ग्रेट हिमालयाज आता है, फिर यहाँ आपको पीर पंजल दिख रहा होगा, पीर पंजल है, फिर ये धौलाधार, ये सब जो है ये मिडिल हिमालयाज के पार्ट है, जो धौलाधार वाला रीजन है यहाँ पे, तो ये भी है। देन आपको यहाँ पे नीचे उसके नीचे और शिवालिक रेंजेस भी दिख रही होंगी, देन दिस इज द शिवालिक रेंजेस, है ना, ये शिवालिक रेंजेस है। तो ग्रेट हिमालयाज, देन आपका मिडिल हिमालयाज एंड देन शिवालिक, ओके, तो ये तीनों होते हैं। तो इनके बारे में भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हिमालयाज का रीजनल जो क्लासिफिकेशन है वो भी पढ़ लीजिएगा, जो पंजाब हिमालयाज है, गढ़वाल हिमालयाज है ना, तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बार यूपीएससी पूछता है कौन सी रिवर के बीच में कौन सा हिमालयाज है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो रीजनल डिफरेंशिएशन है वो भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पे अगर राजस्थान वाले रीजन में है तो ये अरावली रेंजेस दिख रही होगी। मैंने एक बार और आपको बताया था कि अरावली रेंजेस इस तरह से हैं कि यहाँ से जो मानसून जाता है वो इनके पैरेलल निकल जाता है। अब इस कारण से क्या होता है, इससे हवाएं जो है टकरा नहीं पाती और इस कारण से रेनफॉल यहाँ जो रेनफॉल होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। जो हाईएस्ट रेंज है अरावली की वो गुरु शिखर है, यहाँ आपको दिख रहा होगा गुरु शिखर। यहीं पे आपका माउंट आबू भी सिचुएटेड है, तो माउंट आबू की लोकेशन भी यही हो गई। देन गुजरात में आते तो ये देखो कच्छ हिल्स दिख रहे हैं, कच्छ हिल्स है। देन यहाँ पे गिरनार है और ये गिर रेंजेस है, ओके, गिरनार ऊपर है, फिर देन गिर रेंजेस है, ये आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो ये आपके विंध्यन रेंजेस आ गए, ये है विंध्यन रेंजेस, ओके, मध्य प्रदेश वाला रीजन को काटती हुई निकलती है। देन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ये आपका सतपुड़ा रेंजेस है, ठीक है, तो ये विंध्यन रेंजेस है मध्य प्रदेश में, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर ये मध्य प्रदेश वाले रीजन में रहती हैं, और जो सतपुड़ा है वो आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का बॉर्डर भी बनाती हैं और वहां पे रहती हैं। इन दोनों के बीच से एक नदी निकलती है रिफ्ट वैली से, वो कहलाती है नर्मदा, ओके। तो विंध्यास और सतपुड़ा के बीच से जो रिवर निकलती है वो नर्मदा है, रिफ्ट वैली के थ्रू वो पास होती है। अब क्या जो सतपुड़ा है उसमें अलग अलग पार्ट है, जैसे कि गाविलगढ़ है, देखो ये महादेव है, ये यहाँ पे मैकल रेंजेस हैं, फिर ये धूपगढ़ है, देखो धूपगढ़ जो है वो हाईएस्ट पीक है यहाँ पे, सतपुड़ा की हाईएस्ट रेंज में धूपगढ़ रहता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो आपका झारखंड और ये वाला रीजन है, तो यहाँ पे आपको ये देखो राजमहल हिल्स दिख रहा होगा, ये राजमहल
हिल्स दिख रहा है ना, तो यहाँ पे इस वाले रीजन में है। और फिर उसके नीचे आपको ये उड़ीसा के ऊपर और यहाँ पे थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का भी पड़ेगा, हमें गरजत हिल्स आपको दिख रहा होगा, गरजट हिल्स यहाँ पे है, तो ये वाला भी रीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन यहाँ पे हम कोस्ट रीजन में आए अगर, तो यहाँ पे वेस्ट साइड पे वेस्टर्न घाट्स है और इस साइड पे ईस्टर्न घाट है ना, तो ये तो बिल्कुल आसान है, आपको पता रहना चाहिए, वेस्टर्न घाट्स है और यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स है। अब इधर साइड अगर हम वेस्टर्न घाट्स की तरफ देखें तो यहाँ पे नीलगिरी दिख रहा है, बाबा बुदान हिल्स ऊपर है, फिर ये नीलगिरी है, देन आपका अनाईमुडी है, अन्नामलाई जिसमें अन्नामलाई है, देन आपका कार्डमम हिल्स थोड़ा नीचे कार्डमम हिल्स में आ जाता है। ईस्टर्न घाट्स में अगर हम देखेंगे तो ईस्टर्न घाट्स में आपका नल्ला मल्ला आएगा, है ना, नल्ला मल्ला आता है, पाल, देखो इसमें याद रखना नल्ला मल्ला, पालकोंडा और जावड़ी और शेवरॉय, ये इस तरह से ऑर्डर याद रखना कि नल्ला मल्ला ऊपर है, फिर पालकोंडा है, फिर जावड़ी है, फिर शेवरॉय है, और शेषाचलम हिल्स भी आता है आपका आंध्र प्रदेश वाला रीजन जो है ईस्टर्न घाट्स में, वहाँ पे शेषाचलम हिल्स भी आता है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन वो भी आप याद रख सकते हैं। ये कार्डमम हिल्स जो है यहाँ पे सबसे नीचे, यहाँ पे केरला और यहाँ पे तमिलनाडु का थोड़ा सा पार्ट पड़ता है, वहाँ पे कार्डमम हिल्स पड़ते हैं, ओके, और ये भी आप रीजन याद रखिएगा। देन इधर साइड और कोई रेंज है जो कि छूट गई हो तो नहीं, अभी कोई नहीं छूटी है ना, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। अब नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में सबसे पहले मेघालय की 3 रेंजेस जो इंपॉर्टेंट है, जो आपकी वेस्ट टू ईस्ट है, वो है गारो, खासी और जयंतिया, ओके, गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 ट्राइब्स के ऊपर है, ये मेघालय में है, और ट्राइब्स के नाम भी गारो, खासी, जयंतिया ट्राइब्स भी हैं वहाँ पे, और यहाँ पे मिकीर है, पटकाई बम है, और यहाँ पे पटकाई बम याद रखिएगा। देन यहाँ पे एक और ऑर्डर पूछता है, कभी कभी पूछ सकता है कि इसको आप वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो, तो वहाँ पे दाफला, मीरी, अभोर एंड मिश्मी, ये 4 रेंजेस याद रखेगा। दाफला सबसे ऊपर है, सबसे आगे है, मतलब वेस्टर्न मोस्ट है, दाफला, मीरी, अभोर एंड मिश्मी, ओके, ये याद रखेगा 4, ये वेस्ट टू ईस्ट है, यही ऑर्डर पूछेगा। अगर आपसे पूछेगा कभी भी ऑर्डर इन दाफला मीरी में, तो इन्हीं का पूछेगा, और वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट ही पूछेगा, याद रखेगा, दाफला, मीरी, अभोर एंड मिश्मी, ये ऑर्डर याद रखेगा। फिर ऊपर से नीचे में मिश्मी याद रखेगा, पटकाई बम उसके नीचे याद रखेगा, और नीचे एराका नियोमा। अब एराका नियोमा के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि हिमालयाज में जो उधर वाला पार्ट है वहां से ये निकलता है ना, तो इसके बारे में जो चीज़ें हैं वो भी आप पढ़ लीजिएगा। एराका नियोमा क्या है, म्यांमार से इसका क्या संबंध है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अलग से मैं जिसको पूरा डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन वो आप अलग से पढ़ लीजिए, इसलिए मैंने उसको आपको बता दिया, इसको याद रखेगा, है ना। अब अगर हम देखें यहाँ पे और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार वाला पार्ट देखें, तो वहाँ पे सैडल पीक आपको दिख रहा होगा ना, तो ये सैडल पीक यहाँ पे है, तो ये इधर है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो उनको डिस्कस कर ले। वेस्टर्न घाट्स में अगर हाईएस्ट पीक देखें तो अनाईमुडी वाला जो रीजन है वो है, अनाईमुडी सबसे हाईएस्ट है। देन अंडमान एंड निकोबार में सैडल पीक सबसे ऊपर है, उत्तराखंड में आपका नंदा देवी रहेगा, वेस्ट बंगाल में टाइगर हिल्स है, ठीक है ना, तो वेस्ट बंगाल में टाइगर हिल्स है। फिर यहाँ पे नागालैंड में सारामती इसका हाईएस्ट पीक है, सारामती, एंड सतपुड़ा का धूपगढ़ है जो कि महादेव हिल्स में आता है, सतपुड़ा का धूपगढ़ महादेव हिल्स में आता है। देन वेस्ट बंगाल में टाइगर हिल्स है, टाइगर हिल्स जो है आपका वो वेस्ट बंगाल वाला रीजन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स थे और ये रेंजेस थी जिनको मैं बताना चाहता था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम। एक एक करके एक बार दोबारा सुन लीजिएगा वीडियो, एक बार देख लीजिएगा, एक बार मैप में मार्किंग कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपको कभी नहीं भूलेगी ये चीज़ें। आगे मूव करते हैं, हम न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो फ्रंट पेज की न्यूज़ है, RBI टू पंप इन 1 लाख करोड़ रुपीस। ओके, तो 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अब RBI ने निकाला है इन्फ्यूजन के लिए। लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया जाएगा कहाँ पे, NBFCs में, नाबार्ड में, सिडबी में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निकाला है ये पैकेज कि इनको ऑलरेडी लिक्विडिटी क्रंच हो रहा था, बहुत सारे NBFCs का इशू है। मैंने कई बार डिस्कस किया कि NBFCs में सबसे बड़ा जो इशू है वो लिक्विडिटी का है, इनके पास पर्याप्त मात्रा में कैश इन्फ्यूजन नहीं है। इस समस्याओं को दूर करने के लिए और लॉकडाउन से होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 लाख करोड़ का पैकेज निकाला है, जिसमें से 50,000 करोड़ जो जाएगा वो एक्सक्लूसिवली NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में जाएगा, बैंक्स के थ्रू। उसके अलावा आपका जो नाबार्ड है, सिडबी है, इनके नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, इन सब के पास भी थोड़ा बहुत पैसा कुछ करके कुछ हिस्सों में जाएगा। तो 1 लाख करोड़ का पैकेज है, RBI ने बताया। अब इस न्यूज़ में जो हमको इंपॉर्टेंट निकालना है वो है नाबार्ड, सिडबी, NBFCs, इनके बारे में जानना है। तो नाबार्ड क्या है? सबसे पहले नाबार्ड इज अ डेवलपमेंट बैंक फोकसिंग प्राइमरली ऑन द रूरल सेक्टर ऑफ द कंट्री। तो रूरल सेक्टर पे फोकस करता है नाबार्ड जो है, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, नाम सही है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसके नाम में आता है, तो समझ में आ जाता है। इट इज द एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब देखो, एक साल UPSC में क्वेश्चन आया था जिसमें यह था कि किसान डायरेक्टली जाके नाबार्ड से लोन लेता है,
ये ऑप्शन में था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली लोन नहीं प्रोवाइड करता, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू प्रोवाइड करता है। मतलब कि क्या होता है, ये सबसे ऊपर है, इसके नीचे एमएफआई यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, उसके बाद रहेंगे फार्मर्स। मतलब फार्मर्स इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे जाएंगे और इन माइक्रो फाइनेंस को जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है उनको फंड देने का काम नाबार्ड करता है। तो इसलिए यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होना। यूपीएससी ने ऑप्शन में दिया था कि डायरेक्टली एक आदमी जाकर के नाबार्ड से लोन ले सकता है, कोई भी किसान जाके नाबार्ड से लोन ले सकता है। इस तरह से प्रोसेस नहीं चलता है। इनका पैसा आता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में, उसके बाद वहां से आप किसानों को पैसा मिलता है। ठीक है ना। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर, याद रखिएगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड एनी अदर सच विलेज और रूरल प्रोजेक्ट। तो कोई वैसा विलेज का प्रोजेक्ट हो, स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, उनको भी प्रमोट करने का काम नाबार्ड करती है। स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किसी न किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई होगी। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 है, उसके थ्रू इसको बनाया गया था, याद रखेगा। इट सुपरवाइजेस द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। तो जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, गांव में जो ऑपरेट करते हैं, रूरल एरियाज में ऑपरेट करते हैं, उनको ये सुपरवाइज करता है और उनको कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश भी करता है। तो कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म सोल्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। कोर बैंकिंग सोल्यूशन पे भी आई थिंक 2016 में क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। नाबार्ड इस्टेब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ बी शिवरमन कमेटी। तो बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे नाबार्ड को बनाया गया था। नाबार्ड इज 100% गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्री नाउ एंटिटी है। पहले इसमें नाबार्ड में पार्टनरशिप थी, लेकिन अब ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटिटी बन चुकी है, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री विद सोल राइट टू रेगुलेट द बैंकिंग इंडस्ट्री एंड सुपरवाइज द वेरियस इंस्टीट्यूशंस बैंक्स दैट आल्सो इंक्लूड नाबार्ड। नाबार्ड जो है आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर भी मेंशन्ड है। ऐसा नहीं है कि उसको आरबीआई ने अपनी ओनरशिप छोड़ दी, उसका मतलब है कि वो बिल्कुल वो उसको मॉनिटर नहीं करेगा। तो वो उसको मॉनिटर करने का काम भी करता है, और क्योंकि ये ऑलरेडी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में मेंशन्ड है। ठीक है। अगला जो इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब ये कंपनी जो कि रजिस्टर्ड होती है अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स, सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लोकल अथॉरिटी और मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ अ लाइक नेचर, लीजिंग, हायर परचेजेस, इंश्योरेंस बिजनेस, चिट बिजनेसेस, बट डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज दैट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और परचेज एंड सेल ऑफ एनी गुड। तो याद रखिएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये फाइनेंस रिलेटेड काम करते हैं, बट ये बैंक्स के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। सिंपल सी बात है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मतलब कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का काम तो करते हैं, बट दे डू नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ बैंक्स। वो बैंक्स की डेफिनेशन में नहीं आते। अब यहाँ पे सारे काम होंगे आपके, लोन्स का काम होगा, एडवांसेस का काम होगा, शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड, डिबेंचर, सिक्योरिटीज वाले काम भी होंगे, लेकिन प्रॉपर इस तरीके से बैंकिंग के डेफिनेशन में वो नहीं आएंगे। ये चीज आपको याद रखना है। अब क्या डिफरेंस होता है एक बैंक में और एक एनबीएफसी में, ये याद रखना। तो एनबीएफसी जो होती है, they lend and make investment and hence their activities are akin to that of banks। बैंक के जैसे ही एक्टिविटीज हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। कैसे? एनबीएफसीज कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। अब एनबीएफसीज जो होते हैं वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। अब ये चेक इशू नहीं कर सकते, ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है उसका पार्ट नहीं है। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू द डिपॉजिटर्स। अब देखो, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी क्या होता है कि अगर आप बैंक में पैसा डाल रहे हो, अगर आप बैंक से पैसा डालते हो तो गवर्नमेंट आपको खुद एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मतलब कि आपके डिपॉजिट पे आपको एक इंश्योरेंस रहता है कि आपको वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी देखो एनबीएफसी से भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसी इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। 3 डिफरेंस हमने देख लिए। डिमांड डिपॉजिट वाला, चेक्स इशू नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। तीसरा कि डिमांड जो आपका बेसिकली जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं रहती एनबीएफसीज में, तो ये आप याद रखिएगा। तीसरी जो बॉडी जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है सिडबी। तो सिडबी स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इट्स अ डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया जिसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। ओके, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में है। ओके, क्या काम करता है? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ओके, इट्स
पर्पज इज टू प्रोवाइड रीफाइनेंस फैसिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लेंडिंग टू इंडस्ट्रीज एंड सर्व एज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द एमएसएमईज सेक्टर। तो एमएसएमई सेक्टर में ये प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है। दूसरा, ये रीफाइनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म लेंडिंग प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड सिडबी ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स द फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंगेज्ड इन सिमिलर एक्टिविटीज। बना कब था? ये बना था 2 अप्रैल 1990 में। 2 अप्रैल 1990 को बना था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बना था, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। अब सिडबी ऑपरेट्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आता है। अब देखो यहाँ पे सिडबी जो है ना, सिडबी बहुत सारे अलग अलग लोगों के पार्टनरशिप से बना है, मतलब 29 से ज़्यादा पार्टनर्स हैं सिडबी के अंदर। सबसे अधिक जो शेयर है वो सिडबी के अंदर वो एसबीआई का है, ठीक है ना। एसबीआई का सबसे अधिक शेयर है, 16.73% का शेयर एसबीआई होल्ड करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 15.4% होल्ड करता है। एलआईसी 14.25% होल्ड करता है। तो यहाँ से ये भी आपको याद रखना कि सिडबी किसी एक एंटिटी द्वारा ओन्ड नहीं है। सिडबी में बहुत सारे ओनर्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हो गया, एलआईसी भी हो गया, एसबीआई भी हो गया, इसके अलावा 29 और पार्टनर्स हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे अधिक परसेंटेज जो है वो आपका सिडबी में एसबीआई का है 16.73%, देन जीओआई 15.4%, देन एलआईसी 14.25%। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट समझाने का प्रयास किया है। कोई अगर डाउट रहेगा देन ऑल्सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बट अगर आपको थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो दोबारा सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। Now second important news item is minor forest produce is in the exemption list। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी लॉकडाउन जब उन्होंने बताया कि लॉकडाउन का सेकंड फेज स्टार्ट हुआ तो उसमें कुछ चीज़ों को बाहर रखा है, जिसमें से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जो एक्टिविटीज़ है, जो लिस्ट है, उनको भी परमिट कर दिया गया है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या आता है आपके दिमाग में आना चाहिए, इसमें नॉन टिम्बर आइटम्स आते हैं। नॉन टिम्बर आइटम्स आते हैं जैसे कि बैम्बू हो गए, रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड प्लांट्स। याद रहेगा, नॉन टिम्बर आइटम ही माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है? बैम्बू, रूट्स, सीड, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड प्लांट्स। अब हो क्या रहा था, बेसिकली बहुत सारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, बेसिकली जो जंगलों में काम करते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे उनका ओनरशिप राइट रहता है, उनको भी पुलिस अभी थोड़ा परेशान कर रही थी। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि उनका जो लाइवलीहुड था वो उसी पर डिपेंडेंट है और उसको भी पुलिस परेशान कर रही थी। तो इस कारण से इन एक्टिविटीज़ को परमिट कर दिया गया है, इनको बाहर कर दिया गया है लॉकडाउन के उससे रिस्ट्रिक्शन से। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। दिस वॉज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। थर्ड इज ट्राइबल्स इन यूजिंग इंडिजिनस प्रैक्टिसेस टू सस्टेन ड्यूरिंग लॉकडाउन। अब लॉकडाउन में सस्टेन करने के लिए ट्राइबल्स ने कुछ इंडिजिनस प्रैक्टिसेस को फॉलो किया है। बेसिकली ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे पहले सर्वाइव करते थे। तो ये राजस्थान के कुछ ट्राइबल्स हैं जिन्होंने अपना नॉलेज यूज़ किया है। बेसिकली जो एग्रीकल्चरल नॉलेज है, एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट का और फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो नॉलेज है उसका यूज़ करते हैं उन्होंने माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच प्लांट्स को यूज़ करना शुरू कर दिया है फॉर देयर डेली डाइटरी इंटेक। तो यहाँ से हम इसको केस स्टडी में, मैंने ये न्यूज़ क्यों बताई आपको, बेसिकली जब आप आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो आंसर राइटिंग में आप इस तरह की केस स्टडीज का यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेगा, है ना। तो जैसे इस तरह से आपने राजस्थान का एग्जाम्पल लिख लिया, ट्राइबल्स का जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच प्लांट्स हैं उनके बारे में जानना, एडिबल जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के बीच में भी बहुत सारे प्लांट्स एडिबल होते हैं जिनको खाया जा सकता है, तो उनकी नॉलेज रखना, ये सब हमारे ट्राइबल्स से हम सीख सकते हैं। इसका आप काफ़ी अच्छा से यूज़ आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। अब ऐसे कुछ प्लांट्स के नाम भी, जैसे कि राजन, धीमदा, कोदरा, बाटी, बाओटा, कांगचीना, हामा, हमली एंड गुजरो, ये कुछ रिच हैं आयरन एंड डाइटरी फाइबर कंटेंट में। राजस्थान के ये रीजन के में पाए जाते हैं। इनके नाम भी आप याद रखना, राजन, धीमरा, कोडरा, बाटी, बाओटा, कांगचीना, हामा, हमली एंड गुजरो, दीज आर रिच इन आयरन एंड डाइटरी फाइबर कंटेंट। तो इनके नाम भी अगर आप लिख दोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो यही सब यूज़ कर रहे हैं वहाँ के लोकल जो ट्राइबल्स हैं, और उन्होंने अपने खुद के मसाले बनाना शुरू कर दिया। टर्मरिक वो बना सकते हैं, ऑयल, सीड, पल्सेस, फ्रूट्स, ये सब वो पल्प का यूज़ कर रहे हैं। स्पाइसेस उनको वहीं से अपने नॉलेज से वो निकाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है दे आर हेल्पिंग नॉट ओनली इन देयर सस्टेनेंस बट दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन डेवलपिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट वेरियस डिसीजेस। तो इस तरह की चीज़ों से दो बेनिफिट मिल रहे हैं। एक तो अपनी डाइटरी को पूरा कर रहे हैं, दूसरा सस्टेनेंस को कंप्लीट कर पा रहे हैं, तीसरा दे आर डेवलपिंग देयर इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिसीजेस एज वेल। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो कि यहाँ पे बताने जरूरी थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, ऑफिसर सस्पेंडेड फॉर अलाउइंग कार फेस्टिवल। तब ये कार फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है, बेसिकली वो हम देख लेते हैं। तो एक ऑफिसर थे जो वहाँ पे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है
फॉर सेलिब्रेशन ऑफ सिद्धलिंगेश्वरा टेम्पल। अब ये सिद्धलिंगेश्वरा टेम्पल में कार फेस्टिवल करके होता है, राउर विलेज में कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में सेलिब्रेट होता है। तो याद रखिएगा कार फेस्टिवल सिद्धलिंगेश्वरा टेम्पल। अब ये लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है, सिद्धलिंगेश्वरा टेम्पल के बारे में पता चल गया, और कार फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है कर्नाटका कार फेस्टिवल सिद्धलिंगेश्वरा टेम्पल। और यहाँ पे न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 3 चीज़ें जो अपन ने वहाँ से निकाली वो इंपॉर्टेंट जाती है। अगली जो न्यूज़ है वो है न्यू इंडिजिनस किट में सून एक्सेलरेट टेस्टिंग। अब एक इंडिजिनस किट बनाई जा रही है फ्रॉम द साइंटिस्ट ऑफ श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, SCTIMST। ओके, नाम है इसका श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। अब इन्होंने क्या किया है, चित्रा जीन लैम्प एन नाम की एक किट बनाई है, चित्रा जीन लैम्प एन नाम की किट बनाई है, जिससे कि बहुत जल्दी आपका जो ये कोविड-19 का टेस्टिंग है वो पूरा कर पाएगा। मतलब लगभग 15 गुना कम कर देगा ये, कट द कॉस्ट टाइम एंड कॉस्ट बाय 2/3 से कॉस्ट कट करेगा एंड 15 टाइम से लगभग टाइम जो स्पीड है वो बढ़ा दी जाएगी, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का नाम आ रहा था, तो इसका याद रखेगा कि ये पुणे में लोकेटेड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। अब यहाँ पे इस न्यूज़ में कुछ अच्छी चीज़ें भी आई थी, जैसे कि रैपिड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, RT-PCR। अब RT-PCR टेस्ट्स आर कंसीडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डिटेक्टिंग द वायरस। याद रखेगा, अगर आपसे UPSC पूछता है कि RT-PCR क्या है, तो याद रखिए इट्स रैपिड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये बेसिकली टेस्ट होते हैं जो कि ये पता करते हैं कि वायरस किस तरीके का है, क्या है। तो उसमें होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग RNA फ्रॉम द स्वैब। RNA को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ओके, एंड दिस सैंपल इज कलेक्टेड फ्रॉम नोज एंड देन इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ DNA, देन मैग्नीफाई किया जाता है DNA को एंड केमिकल्स का यूज़ करके, फिर उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है फ्रॉम अदर वायरसेस। ये पूरी प्रोसेस में लगभग 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, पूरी प्रोसेस में लगभग 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। तो अब जो ये इन हाउस टेक्नोलॉजी है, जिसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मेडिटेटेड एम्प्लीफिकेशन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड, ओके। तो जो चित्रा जीन लैम्प करके मैंने बताया ना, लैम्प का फुल फॉर्म है लूप मेडिएटेड एम्प्लीफिकेशन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड, ओके। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो वायरस का रीजन है, जो वायरस रीजन है उसको जूम कर दिया जाता है, वायरस रीजन को जूम कर दिया जाता है और उसका जो एनालिसिस है और ज़्यादा जल्दी 10 मिनट के अंदर पॉसिबल हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब RNA को हम अभी मैंने जो RT-PCR बताई थी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाली प्रोसेस बताई थी, उसमें क्या हो रहा है कि पहले RNA को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। RNA को एक्सट्रैक्ट करना अपने आप में 2 घंटे की प्रोसेस है, उसके बाद उसको DNA में कन्वर्ट कर रहे थे, फिर मैग्नीफाई कर रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे लूप मीडिएटेड एम्प्लीफिकेशन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड, जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड है उसका एम्प्लीफिकेशन किया जा रहा है, पहले ही एम्प्लीफिकेशन कर दिया जा रहा है ना। और इस कारण से फिर उसको हम एनालाइज करने में हमको बहुत कम समय लग रहा है, 10 मिनट का ही समय लग रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 प्रोसेस होती हैं, इसमें 2 तरीके से निकाला जाता है। एक होता है E टाइप यानी कि एनवेलप टाइप, और दूसरा होता है RDRP यानी कि RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज जीन। तो WHO जो होता है वो रिकमेंड करता है E एंड RDRP टेस्ट को रिकमेंड करता है, लेकिन US के जो सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल है वो N जीन टेस्ट को रिकमेंड करते हैं। जैसे कि ये जीन लैम्प है ना, तो N जीन टेस्ट जो है उसको रिकमेंड करते हैं US वाले। तो N जीन टेस्ट जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट है, वाइडली एम्प्लॉयड है, थोड़ा महंगा होता है ज़रूर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। हमारे यहाँ पे बेनिफिट ये हुआ कि हमने इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लिया और थोड़ा सस्ता भी होगा हमारे लिए, 2/3 कॉस्ट भी कट कर देंगे और स्पीड भी हमको अच्छी सेटिस्फैक्टरली मिल जाएगी। तो N जीन टेस्ट याद रखिएगा, N जीन टेस्ट पे बेस्ड है, जो कि USA रिकमेंड करता है, लेकिन WHO रिकमेंड करता है E एंड RDRP टाइप ऑफ टेस्टिंग, ओके। तो ये याद रखना, PCR किट की अलग अलग 2 तरीके के मैकेनिज्म, E और RDRP, ये WHO द्वारा कहा गया है, और N जीन टेस्ट जो है वो आपका USA का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल बोलता है। तो उसी बेसिस पे हमने ये चित्रा जीन लैम्प N बनाया। देखो N लिखा हुआ ना, इसका मतलब N जीन टेस्ट है, ये जीन लैम्प N बनाया, इसलिए हमने, इसका मतलब कि हमने ये WHO वाले सिस्टम पे बेस नहीं रखा है, हमने इसको USA वाले सिस्टम पे बेस रखा है। USA वाला N जीन टेस्ट पे रहता है, ठीक है ना। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग। बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें भी आपको नहीं समझनी है, लेकिन एक बार जब न्यूज़ में जितनी चीज़ आई उतनी मैंने आपको बता दी। इतना ही अगर आप जानते रहोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आगे मूव करते हैं यहाँ पे, अ वायरस सोशल डेमोक्रेसी एंड डिविडेंड फॉर केरला। अब ये जो आर्टिकल है ये पूरा केरला के ऊपर लिखा गया है कि किस तरीके से केरला ने अपने सोशल डेमोक्रेसी का यूज़ करके, अपने एजुकेशन का यूज़ करके, अपने जो नेतृत्व था, पॉलिटिकल लीडरशिप था, उसका यूज़ करके किस तरीके से उसने फ्लैटन किया अपने यहाँ जो
कोविड-19 का जो कर्व था उसको फ्लैटन किया और किस तरीके से वो इस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, इसके बारे में पूरा ये आर्टिकल है। सबसे पहली बात अगर देखो तो केरला वॉज द फर्स्ट स्टेट विच रिकॉर्डेड केस ऑफ कोरोना वायरस इन इंडिया, है ना। ये कोरोना वायरस के केस जो रिकॉर्ड होना शुरू हुए केरला से ही स्टार्ट हुए, लेकिन अभी अगर देखो तो केरला की रैंक 10th है अमंग ऑल द स्टेट्स एंड टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस भी अब वहाँ पे कम होते जा रहे हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टेस्टिंग की जा रही है, केसेस वहाँ पे डिक्लाइन होना शुरू कर रहे हैं, रिकवरी के केसेस, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। न केवल उन्होंने अपना कर्व फ्लैट किया बट उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव 20,000 करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज भी किया बिफोर सेंटर इवन डिक्लेयर्ड अ लॉकडाउन। सेंटर के लॉकडाउन डिक्लेयर करने से पहले ही उन्होंने 20,000 करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज निकाल दिया था। तो केरला जो है इट स्टैंड्स आउट इन इंडिया एंड इंटरनेशनली। एक तो इंडिया के लिए भी और इंटरनेशनली भी केरला थोड़ा स्टैंड आउट करता है इस मामले में, ठीक है। तो ऑथर ने यहाँ पे ये बोला है कि सबसे पहली जो बात होती है कि सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जो सोशल रिलेशंस पे बिल्ट होती है, सोशल आपके अरेंजमेंट पे बेस्ड होती है। केरला में जो सोशल पैक्ट रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है बिकॉज ऑफ मेनी पॉपुलर मोबिलाइजेशन मूवमेंट। ऑथर का कहना है कि सोशल डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है केरला की बिकॉज ऑफ मेनी पॉपुलर मोबिलाइजेशंस फ्रॉम टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन 1930s टू द पीजेंट एंड वर्कर्स मूवमेंट इन 1950s एंड 60s। तो 1930s का चाहे टेम्पल एंट्री मूवमेंट हो, क्वेश्चन आपके लिए कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट का लीडरशिप किसने किया था बताइएगा, और पेरियार कौन थे, किसको पेरियार की उपाधि दी गई थी, तो ये सारी चीज़ें बता सकते हैं ना। उसके बाद पीजेंट मूवमेंट हुए, वर्कर्स मूवमेंट हुए 1950s में, 1960s में। देन इसके बाद मास लिटरेसी मूवमेंट हुआ 1980s में। देन केरला शास्त्र साहित्य परिषद बनाई गई, KSSP जिसको कहा जाता है, उसका मूवमेंट शुरू हुआ। देन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मूवमेंट शुरू हुआ 1990s में। और अभी रिसेंटली आपने जेंडर इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स तो देखे ही होंगे जिसमें सबरीमाला भी वन ऑफ देम है। तो ये देखो, अगर आप सारी चीज़ देखो तो केरला में सोशल पैक्ट बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है बिकॉज ऑफ ऑल दीज मूवमेंट्स। 1930 से आज तक वो इस तरह की चीज़ें करते रहे जो कि सोशल डेवलपमेंट में सोशल डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज मूवमेंट नॉट ओनली नर्चर्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल सिटीजनशिप बट ऑल्सो ड्रोव रिफॉर्म्स दैट हैव इंक्रीमेंटली स्ट्रेंथेन्ड द लीगल इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी फॉर पब्लिक एक्शन। तो इन्होंने न केवल सोशल लीडरशिप को, वहाँ पे सोशल सिटीजनशिप को मजबूती दी है, बल्कि उनके जो सोशल स्टेटस है, जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है, जो पब्लिक एक्शन है, लीगल एक्शन है, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया है। सेकेंड देखो, द एम्फेसिस ऑन राइट बेस्ड वेलफेयर हैज़ बीन ड्रिवन बाय एंड इन टर्न हैज़ रीइंफोर्स्ड वाइब्रेंट ऑर्गेनाइज्ड सिविल सोसाइटी विच डिमांड्स कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द फ्रंट लाइन स्टेट एक्टर्स। तो यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे राइट बेस्ड वेलफेयर स्कीम चलती हैं और इस कारण से वहाँ पे जो आपकी सिविल सोसाइटीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है एंड सिविल सोसाइटीज़ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव रोल प्ले करती हैं, जो कि गवर्नमेंट को हमेशा अपने टोज पे रखती है, गवर्नमेंट को अपनी नीज पे रखती है। और जो फ्रंट लाइन स्टेट एक्टर्स हैं उनके से हमेशा डिमांड करते रहते हैं कि जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं जिनके लिए वो सिविल सोसाइटी बनाई गई है उनके वेलफेयर के लिए काम करते जाए, ठीक है ना। दूसरा, वहाँ पे जो पार्टी सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम रहा है और तो ये वाली बात है कि जो पार्टी सिस्टम है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, वहाँ पे प्रेशर रहता है गवर्नमेंट के ऊपर। एंड लोकल गवर्नमेंट जो केरला में स्ट्रांग है उतना स्ट्रांग बहुत कम जगहों पे है, तो लोकल गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है केरला में। ये भी ऑथर ने एक रीज़न दिया है कि क्यों वहाँ पे सोशल डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा मजबूत है, जिसका डिविडेंड देखने को हमको मिल भी रहा है आज, है ना। दूसरा, जो गवर्नमेंट है इट हैज़ बीन एबल टू लेवरेज a broad healthcare system that despite the recent growth of private health services। तो बहुत सारी प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज ग्रो कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो केरला की है वो स्टिल वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक प्रेजेंस बना के रखा हुआ है। तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम का स्ट्रांग होना, आज हमने पिछले 4 दिनों में अगर कोई चीज़ डिस्कस की कोविड-19 को देखने के बाद, तो यही हमने बोला कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए। हम पूरा का पूरा 100% प्राइवेट डिपेंडेंट नहीं रह सकते, और केरला ने वो इतने बढ़ते प्राइवेटाइजेशन के बाद भी अपना वो मजबूत बना के रखा है। थर्ड, द गवर्नमेंट एक्टिवेटेड एंड ऑलरेडी हाईली मोबिलाइज्ड सिविल सोसाइटी। तो वहाँ पे ऑलरेडी सिविल सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा मोबिलाइज है, और जैसे जैसे केसेस बढ़ते गए तो अगर आप देखो तो बहुत सारे वॉलंटियर शुरू हो गए, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दी। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है वहाँ पे। देन वुमेन एम्पावरमेंट, आपको पता है कुडुम श्री की जो योजना चलती है, कुडुम श्री जो वहाँ पे ग्रुप चलते हैं, तो वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है इन ऑर्गेनाइजिंग द कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड ऑल। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को पता करने के लिए कुडुमश्री का रोल भी रहा है, मील्स प्रोवाइड करने में कुडुमश्री का रोल रहा है। तो ये कम्युनिटी किचन्स उन्होंने स्टार्ट किए, कुडुमश्री कम्युनिटी किचन्स। तो ये सारे एग्जांपल्स अगर आपको याद रहेंगे तो आप आंसर राइटिंग में जरूर यूज़ करना। देखो आजकल अब सारे आर्टिकल अच्छे आने लगे हैं, तो अब देखो थोड़ा वीडियो बड़ा भी बनेगा और
हो सकता है थोड़ा मतलब आपको लगे कि सर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो मैं इसलिए फोकस करता हूँ कि अंत में आपको सिलेक्शन चाहिए, केवल प्री निकालना आपका एम नहीं है। और सिलेक्शन तब होगा जब आपका डेप्थ बड़ा होगा, नॉलेज का ब्रेथ, देखो नॉलेज की ब्रेथ और डेप्थ दोनों बड़ी होनी चाहिए। अगर आपको यूपीएससी निकालना है तो डेप्थ और ब्रेथ दोनों आपको स्ट्रांग चाहिए, लेंथ ब्रेथ डेप्थ तीनों चाहिए, है ना। तो इसलिए थोड़ा आपको डीपली भी समझना चाहिए, केस स्टडीज़ जाननी चाहिए, किस तरीके से कौन सा स्टेट काम कर रहा है, आपको उसके बारे में डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब एग्जाम्पल अगर आपको पता रहेंगे तो काफ़ी अच्छा आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने कंक्लूड किया है कि एट अ टाइम व्हेन इंडियाज डेमोक्रेसी वाज ऑलरेडी इन क्राइसिस, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी रिमाइंडेड दैट केरला हैज मैनेज्ड द क्राइसिस विद द मोस्ट रिजॉल्व, द मोस्ट कंपैशन एंड द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर एनी लार्ज स्टेट इन इंडिया, एंड दैट इट हैज डन सो प्रिसाइसली बाय बिल्डिंग एंड लीगेसीज ऑफ इगैलिटेरियनिज्म, सोशल राइट्स एंड पब्लिक ट्रस्ट। तो काफ़ी अच्छा ये लाइन लिखा गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस वॉज अ वेरी गुड आर्टिकल रिटन एंड काफ़ी ज़्यादा कंपोज्ड आर्टिकल था, वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल्स जो कि अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा हो। देन इंस्टीट्यूशनल फिक्सेस एंड द नीड ऑफ एथिकल पॉलिटिक्स, अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल, मैथ्यू इडिकुला ने लिखा ये आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। अभी रिसेंटली ऑथर ने एग्जांपल दिया है कि जब कोरोना वायरस का स्प्रेड शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा हेर फेर हो रहा था, जो कि जिसमें कि तख्ता पलट हुआ। जो कांग्रेस थी, रूलिंग पार्टी थी, उसको हटा करके बीजेपी ने वहाँ पे रूल अपना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे ऑथर ने बेसिकली ये पूरा जो आर्टिकल लिखा गया, इट इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑन द एंटी डिफेक्शन लॉ। ऑथर ने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल लिखे हैं। अब ऑथर ने क्या बोला है कि आजकल एक नई प्रोसेस शुरू हो गई है टू बाईपास द एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एंटी डिफेक्शन लॉ भी अपना जो इंपॉर्टेंस है वो होता जा रहा है। हाल ही में कर्नाटका में हुआ, जब एच डी कुमारस्वामी लेड कांग्रेस गवर्नमेंट में उसको नीचे गिराया गया, 17 एमएलए वहाँ पे रूलिंग कोलिशन पार्टी को, उन्होंने बोला हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो नया मेथड आ गया है, इसमें क्या हो रहा है, अ सेट ऑफ लेजिस्लेचर्स ऑफ द पार्टी इन पावर इज मेड टू रिजाइन फ्रॉम द असेंबली। एक सेट ऑफ मतलब ऐसे 10-15 एमएलएज रहते हैं जो कि रिज़ाइन कर देते हैं, और जब वो रिज़ाइन कर देते हैं तो दूसरी जो पार्टी रहती है वो मेजॉरिटी प्रूफ कर देती है। पहली पार्टी की मेजॉरिटी कम हो जाती है, दूसरी पार्टी की मेजॉरिटी ज़्यादा हो जाती है। तो एक नया मेथड आ गया है। अब हुआ क्या कि कर्नाटका में जो स्पीकर थे, उन्होंने इनको मतलब ये बोल दिया कि आप डिस्क्वालीफाई किए जाते हो, प्लस आप बाईपोल इलेक्शन में नहीं बैठोगे। अब उसमें बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में वो केस किया, तो उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन को तो बोला ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, बाईपोल ये लड़ेंगे। अब ये जो मेथड है मास डिफेक्शन का, ये पूरा का पूरा 10th शेड्यूल को सरकमवेंट कर देता है। मतलब कि एंटी डिफेक्शन लॉ का फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब तब था जब इस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग या जो कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है वो बंद हो जाएगी। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग तो अब मास लेवल पे चलने लगी। पहले क्या होता था, एक रिटेल लेवल, ऑथर ने बहुत अच्छी एक लाइन यूज़ की है कि पहले जो होता था वो रिटेल लेवल पे होता था, मतलब एक इक्का दुक्का कभी हॉर्स ट्रेडिंग हो गई। अब ये होलसेल लेवल पे होता है। 17-18 एमएलए सीधे एक साथ रिजाइन करते हैं, 20-20 एमएलए एक साथ रिजाइन करते हैं, सीधे के सीधे एक पार्टी की मेजॉरिटी गिरा दी, दूसरे पार्टी को बढ़ा दिया। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग जो थी पहले वो रिटेल लेवल पे थी, अब वो होलसेल लेवल पे आ गई है। तो ये ऑथर ने यहाँ पे इसका काफ़ी अच्छा क्रिटिसिज्म किया है, दिस इज वेरी वेरी गुड, है ना। ऑथर ने यहाँ पे और भी चीज़ बताई कि जो मैंने आपको बताया कि कर्नाटक वाले केस में उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन को मान लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बाईपोल लड़ेंगे। तो ऑथर ने अब यहाँ पे बोला कि ये जो मॉडल है डिफेक्शन वाला, ये बहुत ज़्यादा चलता जा रहा है। 2 चीज़ें हमको देखने को मिलती है डिफेक्शन के बारे में। ऑथर ने बोला कि डिफेक्शन कब होता है, पहला जब आप पार्टी लाइन के अगेंस्ट काम करते हो, मतलब आप जिस पार्टी से चुनाव जीते हो, आपने उसके विप की बात अगर नहीं मानी है, अगर आपने उसके विप की बात नहीं मानी या थोड़ा सा भी आपने इधर उधर वोटिंग कर दी, दूसरे उसके तरफ वोटिंग कर दी, तो आपको एंटी डिफेक्शन में हटा दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई किया जाता है। दूसरी चीज़ ऑथर बोले जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो ये डिफेक्टेड होते हैं, एक साथ जो डिफेक्ट कर जाते हैं, फिर वो दोबारा बाईपोल इलेक्शन लड़ करके चुनाव जीत करके आ जाते हैं दूसरी पार्टी से। तो ऑथर ने इसके लिए ये बोला है कि जो आपका एंटी डिफेक्शन का केस भी यहाँ पे ऑथर ने था कि होतो हौलाहन केस जो 1992 का केस है, वहाँ पे ऑथर ने बेसिकली जो जुडिशियल रिव्यू है स्पीकर के डिसीजन को बोला उसमें, और उसको फाइनल बताया था। ये 10th शेड्यूल से ही रिलेटेड है, तो ये कि होतो हौलाहन का केस भी याद रखेगा, ठीक है ना। 10th शेड्यूल की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और जुडिशियल रिव्यू के बारे में ये केस था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो केस है बेसिकली देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ का क्रिटिसिज्म 2 ग्राउंड्स पे ऑथर ने किया है। पहला, एक तो ये सीवियरली रिस्ट्रिक्ट्स द फ्रीडम ऑफ द लेजिस्लेटर, क्योंकि लेजिस्लेटर अपने विप के अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। तो पहला इसका क्रिटिसिज्म ये हो गया। दूसरा ये कि जब ये बेसिकली जो प्राइमरी टारगेट था इसका हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने का, वही फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो ये 2 इसके मेन क्रिटिसिज्म हो गए हैं। तो ऑथर ने इसका सोल्यूशन ये दिया है कि पहला तो दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट जो कहती है उसके हिसाब से मिल जाएगा, मतलब जो उसकी फ्रीडम है वो उसने दिनेश गोस्वामी कमेटी ने बोला था द स्कोप ऑफ द बाइंडिंग विप शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस।
तो ये केवल जो विप की बाइंडिंग है ये केवल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए, बाकी चीज़ों में ये वोट नहीं रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी ये कहती है। दूसरा जो इशू है उसमें उन्होंने ऑथर ने बोला कि जो कर्नाटका के स्पीकर ने कहा था कि बाइपोल में आप नहीं बैठ सकते, तो अगर आप इस तरीके से छोड़ते हो एक पार्टी की टिकट दूसरे पार्टी में जाते हो तो कुछ समय के लिए 5 साल से 10 साल का समय होना चाहिए जिसमें कि आप बाइपोल इलेक्शन ना लड़ सको। तो दिस वाज द थिंग मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। इट वाज अ वेरी गुड आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, सीजन ऑफ चेंज। यहाँ पे इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस बार बेसिकली अप्रॉक्स नॉर्मल रेनफॉल होने वाली है। तो कई बार मैंने आपको बताया, फिर से एक बार बताता हूँ, रेनफॉल नॉर्मल होगी या नहीं होगी इसका डिसीजन होता है LPA से, यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज से। पहले लॉन्ग पीरियड एवरेज था आपका 1951 से 2000 तक की बारिश का एवरेज लिया जाता था, वो आया था 89 सेंटीमीटर। अभी जो आया है नया लॉन्ग पीरियड एवरेज वो 1961 से 2010 के बीच का लिया गया है, 2010 तक का लिया गया है। ये आया है 88 सेंटीमीटर। तो 88 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज हो गया। अब जो नॉर्मल रेनफॉल रहती है, नॉर्मल रेनफॉल जो रहती है वो 100% ऑफ LPA, मतलब कि LPA के बराबर प्लस माइनस 5%, 5% प्लस, मतलब कि या तो 104%, 105% रहेगी ऑफ LPA या फिर 95-96% रहेगी ऑफ LPA। तो 96% से 104% के बीच में जो रेनफॉल रहती है वो आपकी नॉर्मल रेनफॉल कहलाती है, ऐसा ऑथर ने कहा है। ऑथर ने अब ये बोला है बेसिकली इस आर्टिकल में कि अगर आप ये देखिए इस बार की रेनफॉल ऑथर जो IMD ने बताई वो नियर नॉर्मल बताई है ना। नियर नॉर्मल इज एन आर्बिट्ररी कैटेगरी, या तो नॉर्मल होगी या अबव नॉर्मल होगी या बिलो नॉर्मल होगी या एक्सेस रेनफॉल होगी। नियर नॉर्मल नाम की कोई कैटेगरी नहीं होती है। दूसरा, प्राइवेट फोरकास्टर्स जो है उन्होंने एक शॉर्टफॉल बताया, नॉर्मल से कम रेनफॉल बताई है, और उन्होंने ये भी कहा कि एक एल नीनो आने की संभावना भी है। एल नीनो से क्या होता है, बारिश कम होती है, ला नीना से थोड़ा ज़्यादा होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब 2 चेंजेस किए गए हैं IMD द्वारा इस बार की उसमें मैकेनिज्म में। एक तो नॉर्मल रेनफॉल की जो डेफिनेशन थी वो 1 सेंटीमीटर कम हो गई है, लॉन्ग पीरियड एवरेज 88 हो गया है। मैंने बताया ना पहले 89 था, क्योंकि पहले जो पीरियड था वो 1951 से लेकर 2000 तक का पीरियड था। अब जो पीरियड है वो 1961 से लेकर के 2010 तक का पीरियड है। तो ये चेंज किया गया है पहला IMD द्वारा, और अब जो लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल है वो 88 सेंटीमीटर 88 सेंटीमीटर की है। दूसरा, उन्होंने बेसिकली ऑनसेट जो स्टेट्स में आने वाला अराइवल डेट्स है स्टेट्स की वो भी चेंज की है। मतलब कि मानसून ऑनसेट जो डेट्स थी पहले की कि किस स्टेट में कौन से दिन में मानसून आएगा, उन डेट्स को भी इस बार उन्होंने चेंज कर दिया है, ठीक है ना। ऑथर ने ये भी बताया। आगे ऑथर क्या बोलता है, द मानसून वॉज अराइविंग लेटर इन मेनी प्लेसेज, हैड लॉन्ग वीक स्पेल्स एंड लिंगर्ड लॉन्गर। कई जगहों पे देखा जा रहा था कि मानसून लेट आ रहा था, लॉन्ग वीक स्पेल्स बन रहे थे और ज़्यादा दिनों तक ऐसे छोटी मोटी बारिश छुटपुट बारिश चल रही थी। तो इस कारण से अब क्या है, ऑथर ने ये कहा कि हो सकता है कि जो कैलेंडर है मानसून अकाउंटिंग का, तो कैलेंडर चलता है जून टू सितंबर वाला कैलेंडर चलता है, तो हो सकता है ये जून टू सितंबर वाले कैलेंडर को भी चेंज किया जाए। तो जून टू सितंबर वाला कैलेंडर जो है वो मानसून कैलेंडर, याद रखिएगा, जून टू सितंबर का कैलेंडर, इसको भी चेंज करने की बात की जा रही है। तो ये देखना है कि क्या कोविड-19 के आने के बाद ये ग्रैंड चेंजेस IMD में देखने को मिलेंगे, उनके मैकेनिज्म में देखने को मिलेंगे या नहीं। सो दिस वाज द आर्टिकल ओवरऑल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। शॉर्ट ऑन लेबरर्स अ लॉन्ग हार्वेस्ट। अब ये बेसिकली बात चल रही है रवि क्रॉप्स की। देखो अब सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट, इसलिए सारे आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ। पहले जब 15 मिनट का वीडियो 20 मिनट का बन रहा था तो आप कह रहे थे छोटा वीडियो बन रहा है, अभी कुछ दिनों में बड़ा बन रहा है तो अब लोग कह रहे हैं सर बड़ा वीडियो बन रहा है। बट नॉलेज आपको पूरी मिलेगी। मैंने हमेशा ये कहा है कि कंटेंट में हम कोई कमी नहीं रखेंगे, वीडियो चाहे 10 मिनट का बने चाहे 1 घंटे से ज़्यादा का बने। तो हमारा एम ये है कि आपको बेस्ट पॉसिबल चीज़ें प्रोवाइड करें और आपको हर चीज़ टाइमली प्रोवाइड करें, ये सारे हमारा काम है। अब इस आर्टिकल में अगर देखें हम तो एक पहला तो फैक्ट लिखा हुआ है कि जो कंट्री का बल्क वीट आता है वो पंजाब और हरियाणा से आता है। इस एरिया को ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जो पंजाब हरियाणा वाला रीजन है उसको ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी वीट यहाँ से आता है। तो अब इन्होंने ऑथर ने क्या बोला, सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रोलॉन्ग्ड आपका ये है विंटर है, इट हैज़ डिलेड द मैच्योरिंग ऑफ ग्रेन। मैच्योरिंग ऑफ ग्रेन को डिले कर दिया है विंटर ने। देन इट हैज़ पुश्ड द हार्वेस्टिंग डेट्स बाय एटलीस्ट अ वीक। अब इससे हार्वेस्टिंग की डेट जो है 1 वीक लगभग आगे बढ़ गई है। दूसरा ऑथर ने ये कहा कि गवर्नमेंट जो है और दूसरी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट जो है इट्स स्टिल मेकिंग अरेंजमेंट फॉर पैकेजिंग एंड स्टोरेज मटेरियल्स। जो पैकेज है स्टोरेज है उसके बारे में काम कर रहा है। देन
to ensure that farmers get their monetary return at the earliest, the amendment of the Agriculture Produce Market Committee (APMC) Act has been notified to ensure that farmers are paid electronically through commission agents within 48 hours after the produce is lifted. तो प्रोड्यूस को लिफ्ट करने के बाद 48 घंटे के अंदर फार्मर्स के पास पैसा पहुंच जाना चाहिए। ऐसा अमेंडमेंट APMC यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट में ऑलरेडी किया जा चुका है, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको पैसा जल्दी से जल्दी दिया जा सके, मुहैया कराया जा सके। अब ऑथर ने एक और चीज़ बताई कि इंडस्ट्रियल लॉबीज आर पुशिंग द गवर्नमेंट फॉर अ बेल आउट एंड इकोनॉमिक पैकेज। जो इंडस्ट्रियल लॉबीज हैं वो पैकेज के लिए बोल रही हैं, लेकिन अगर आप देखो सबसे अधिक जो लॉस हो रहा है वो फार्मर्स का हो रहा है, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पहले फार्मर्स पे फोकस करना चाहिए, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि इंडस्ट्रियल लॉबीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। एक और नुकसान जो फार्मर्स को हुआ है इसमें, वो हुआ है पेरिशेबल गुड्स के ऊपर। पेरिशेबल गुड्स को जैसे कि जो वाटरमेलन हो गया, इस तरह के फ्रूट्स हो गए जो तुरंत सेल करने हैं, जल्दी यूज़ करने हैं, ऐसे पेरिशेबल गुड्स जिनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ उनको नुकसान होने देखने को मिला है। इनको नुकसान से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें की, जैसे कि ई नाम मार्केट प्लेस सिस्टम में उन्होंने डिजिटली कनेक्टेड ई नाम मार्केट प्लेस सिस्टम को लगाया। फिर उन्होंने ये बोला कि रेलवे इंट्रोड्यूस की जाएगी 67 रूट्स में फॉर पेरिशेबल गुड्स। एक एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर सेटअप किया गया टू हैंडल द ट्रांसपोर्ट इशूज़। लेकिन फार्मर्स का ये कहना है कि ये जो चीज़ें हैं ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग लेवल पर डेवलप्ड है, बहुत जगहों पर ये अवेलेबल भी नहीं है। ना रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया कई जगहों पर, ना एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर कहीं पर इंट्रोड्यूस किया गया है। इस कारण से हर जगह का किसान खुश नहीं है, कहीं पे खुश है, कहीं पे उसको समस्याएं हैं। तो लॉकडाउन हैज प्रूव्ड वन थिंग, लॉकडाउन से एक चीज तो समझ में आती है कि एग्रीकल्चर इज ट्रूली द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की भी और इंडिया की जो पूरी लाइफलाइन की भी बैकबोन अगर कोई है तो वो इंडियन एग्रीकल्चर ही है। कोरोना वायरस और नॉट, फार्म प्रोडक्शन गोज ऑन बिकॉज द डिमांड फॉर फूड विल ऑलवेज बी देयर। डिमांड ऑफ फूड तो हमेशा रहेगी, चाहे कोरोना वायरस रहे या ना रहे। तो बेसिकली हमको ये सारी जो ट्रैजिक इमेजेस हैं इनको मतलब कि एग्रीकल्चर को एटलीस्ट हमको इन सब चीज़ों से बाहर निकालना चाहिए। और इंडस्ट्रीज और इन सबका डेवलपमेंट अपनी जगह है, लेकिन एग्रीकल्चर को कहीं पे भी हमको कम नहीं छोड़ना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। उसका एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस वॉज द न्यूज़ आइटम फ्रॉम देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। किसान रथ विल लिंक फार्मर्स टू ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस। किसान रथ क्या है? इन अ बिड टू ईज द डिसरप्शन ऑफ एग्रीकल्चर सप्लाई चेन, इन अ बिड टू ईज द डिसरप्शन ऑफ एग्रीकल्चर सप्लाई चेन्स स्पेशली फॉर पेरिशेबल गुड्स, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन। एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन। ये कनेक्ट करेगा फार्मर्स को, ट्रेडर्स को टू अ नेटवर्क ऑफ मोर देन 5 लाख ट्रक्स एंड 20,000 ट्रैक्टर्स। तो 5 लाख ट्रक्स से और 20,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर से कनेक्ट करने के लिए मोबाइल रथ, ये जो स्कीम मोबाइल रथ एप्लीकेशन है, सॉरी किसान रथ एप्लीकेशन है, ये लॉन्च किया गया है। तो इससे क्या होगा कि बेसिकली किसानों को जो ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत नहीं आएगी, और लगभग 5 लाख ट्रक्स इसके अंदर है और 20,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर्स इसके अंदर है, वो इनसे कनेक्टेड रहेंगे। द एप्लीकेशन इज डेवलप्ड बाय नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। तो किसने एप्लीकेशन डेवलप किया है? ये डेवलप किया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने। एंड इट विल हेल्प द फार्मर्स एंड ट्रेडर्स हु आर सर्चिंग फॉर व्हीकल्स टू मूव प्रोड्यूस। अपने प्रोड्यूस को मूव करने के लिए जिनको ट्रैक्टर्स की ज़रूरत है, जिनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, उनको लिंक करने के लिए किसान रथ ऐप लाया गया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस किसान रथ ऐप एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो यू कैन मूव विद मी। यहाँ पे तो ज़्यादा न्यूज़ आइटम नहीं है जिनको हम डिस्कस करें, सो यू कैन लीव दिस पेज। NBFCs गेट 50,000 करोड़ लिक्विडिटी बूस्टर। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि लिक्विडिटी बूस्टर के रूप में 50,000 करोड़ NBFCs को दिया जाएगा, बाकी 50,000 करोड़ अलग अलग जगहों में सिडबी और नाबार्ड, NHB इन सब में दिया जाएगा। बैंक्स हैव टू इन्वेस्ट द फंड। अब जो बैंक्स को फंड मिला है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, TLTRO यानी कि टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। किसमें कर सकते हैं? LTRO के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है? इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड जो रहते हैं, कमर्शियल पेपर्स रहते हैं, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स रहते हैं जो NBFCs के, उनमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये देखो NBFCs को जो पैसा जाएगा वो बैंक्स के थ्रू ही जाएगा, है ना। RBI डायरेक्टली नहीं देगा NBFCs को, बैंक्स के थ्रू देगा। अब बैंक्स जो है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस को टारगेट करते हुए करेंगे। फिर होगा क्या? अब इनमें से जो पैसा जाएगा NBFCs को, उनमें से 50% जो जाना चाहिए वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को जाना चाहिए। ओके, तो इस फंड का भी 50% जो है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, जो कि आगे बाकी लोगों को पैसा देते हैं, उनको जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देख लो चीज़ें। RBI प्रोवाइड्स स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 25,000 करोड़ टू नाबार्ड फॉर रीफाइनेंसिंग रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। मैंने बताया था कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स नाबार्ड के अंदर आते हैं। तो 25,000 करोड़ तो उन्हीं को रीफाइनेंस करने के लिए दिया गया है।
15,000 करोड़ दिया गया है सिडबी को ऑन लेंडिंग एंड रीफाइनेंसिंग के लिए, 10,000 करोड़ दिया गया है एनएचबी को। एनएचबी जो था पहले वो आरबीआई का पूरा ओन्ड था, आरबीआई ओन्ड था, अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है, ठीक है ना। याद रखिए उसमें कुछ शेयर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिए हैं। आरबीआई पहले 100% आरबीआई ओन्ड था एनएचबी, अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड भी है, ठीक है ना, तो उन्होंने सेल कर दिया है। देन बैंक्स कैन अवेल देमसेल्फ ऑफ ₹50,000 करोड़ थ्रू टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। अब ये क्या है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ग्रेड बॉन्ड्स में, कॉमर्शियल पेपर्स में, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स में, एनबीएफसीज के, ठीक है ना। स्मॉल मिड साइज्ड एनबीएफसीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन शुड रिसीव एटलीस्ट 50% ऑफ दिस फंड। जो स्मॉल या मिड साइज्ड एनबीएफसीज हैं या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस 50,000 करोड़ का 50% यानी कि 25,000 करोड़ मिलेगा, ठीक है ना। 10% तो उसमें एमएफआई सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होगा, 15% सिक्योरिटीज इशूड बाय एनबीएफसीज जिनका एसेट 500 करोड़ से कम होगा, एंड 25% इन एनबीएफसी सिक्योरिटीज जिनका 500 करोड़ से 5,000 करोड़ तक की रेंज में रहेगा। मतलब स्मॉल और मिड साइज्ड और एमएफआई तीनों के बारे में बता दिया। स्मॉल एमएफआईज हो गए, देन स्मॉल एनबीएफसीज में क्या हो गया, जो कि 500 करोड़ से कम वाली हैं, और जो मिड साइज्ड एनबीएफसीज हैं 500 करोड़ से 5,000 करोड़ तक की रेंज में, उनमें भी 25% जाएगा, ठीक है ना। तो ये 50% का डिवीजन है कि 25% इनमें जाएगा मिड साइज एनबीएफसी में, और 15% जाएगा स्मॉल एनबीएफसीज में, और 10% जाएगा एमएफआईज में, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। आरबीआई ने क्लैरिफाई किया कि जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स के द्वारा किया जाएगा एलटीआरओ के अंदर, उसको कहलाएगा हेल्ड टू मैच्योरिटी, एचटीएम कहा जाएगा, हेल्ड टू मैच्योरिटी। याद रखिएगा, हेल्ड टू मैच्योरिटी टर्म अगर पूछे ये किससे रिलेटेड है तो बैंकिंग से रिलेटेड टर्म है, जो कि बैंक्स के लिए यूज किया जा रहा है आरबीआई द्वारा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो दैट इज इट फ्रॉम दिस पेज एंड दैट इज इट फॉर द डे आई थिंक। ये लास्ट न्यूज़ है। इंडिया सेज आईएमएफ लिक्विडिटी बूस्ट मे बी कॉस्टली। अब क्या है कि आईएमएफ ने कहा है कि हम लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करेंगे आपकी कंट्री में, तो आईएमएफ का जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने वाला ऑप्शन है उसको हमारे यहाँ के जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने दरकिनार कर दिया। यूएसए ने भी दरकिनार कर दिया कि ये न्यू स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हैं बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एसडीआर मैंने कई बार बताया आपके लिए, क्वेश्चन ये कि एसडीआर के स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में कौन कौन सी करेंसीज हैं, क्या क्या है, आप जो इसका मैकेनिज्म होता है वो मेरे को जरूर बताइएगा। कौन कौन सी करेंसीज है बेसिकली वो तो जरूर बताइएगा एसडीआर में। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू एंड उसका आई होप आप आंसर करोगे एसडीआर के अंदर, मैंने कई बार पढ़ाया भी हुआ है। तो ये क्या आईएमएफ बोल रहा था कंट्रीज में लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के लिए, तो यहाँ पे जो निर्मला सीतारमण का कहना है कि इट विल प्रूव कॉस्टली प्लस इट विल नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन द कोविड-19 ओवरऑल असेसमेंट में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, इस कारण से जो ये मैकेनिज्म है ये सही नहीं है, ठीक है ना। तो आईएमएफ के जो मेंबर्स की संख्या है वो 189 मेंबर्स हैं, तो इनको बेसिकली देने के लिए बोल रहे थे इन्फ्यूज़ करने के लिए, तो वो सही नहीं बोला गया है ऑथर निर्मला सीतारमण द्वारा। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।